हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिच डैड के दूसरे सबक आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं के बारे में बताया था, जिसमें रिच डैड कहते हैं कि इम्पोर्टेंट यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। और अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में अपना मकान बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की जरूरत है। ज्यादातर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने कहा था कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। उन्होंने अपने नियम 1 में कहा था कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो ही यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैं यह अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा ही सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसलिए मैं सिहर जाता हूं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन प्रायः ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है, वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान ले विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुत जल्दी वह पहले जैसे या उससे भी बुरे वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज्यादा उजागर करता है। अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करना है तो संभावना इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसलिए यह कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसे कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता था तो यह माना जाता था कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसों का वादा नजर आता था। आज डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां कारोबार को नियंत्रित कर रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर है। इसी कारण आज स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी था। चूंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यताएं नहीं होती हैं, इसलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी समस्याओं से नहीं उबर पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो यह है कि उन्हें पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उसके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज्यादा लंबे समय तक कैसे अपने पास रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुस्वप्न में बदलने की कहानी। मेहनती लोगों की आम कहानी एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है।
नवविवाहित खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक सकरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास 2 आमदनियां हैं और वे अपने कैरियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ते हैं। टैक्स ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में यह 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश यह है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तब उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूंकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंचे ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त पे काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वे मेरी बात सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि समस्या दरअसल यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती हैं। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद कर खुद के गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर खर्च किए हैं और इसी वजह से वह संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ ना होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को यह इजाजत दे देते हैं कि वह उन्हें नियंत्रित कर ले। अगर वे दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते कि क्या इसमें समझदारी नजर आती है। अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं।
वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वे अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने या अकेले रह जाने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण शक्ति को सबसे ज्यादा मूल्यवान इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। यह हर चीज के बारे में सच है, चाहे वह खेल हो, संबंध हो, कैरियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है। एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल आओ। ज्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड से सुरक्षित है। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपने आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक मैं स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड्स पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे जहां वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग्स करते थे। वे ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वे शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वे सब अमीर डैडी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनकी अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वे एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ भाड़ के साथ नहीं चले। वे एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वे इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वे नहीं कर सकता शब्दों से नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना ही कहना काफी था, मुझे लगता है कि आप यह नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे वर्षों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातों घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला। लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गईं। जब भी टीचर कहते थे अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो माइक और मैं बस अपनी बहुएं चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि यह स्कूल किस तरह रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि यह स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल का हमें प्रायः यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हमें अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज्यादा जानते थे, हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उस शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराजगी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं बही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था।
ऊपर दिया रेखा चित्र अपने अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि यह दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने नीचे दिया रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ साथ ही मकान से जुड़े दिगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज्यादा बड़े खर्च, और इसका मतलब यह था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता था। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा बड़ा ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि यह संपत्ति नहीं होगा, यह एक दायित्व होगा, क्योंकि यह हमारी जेब से पैसे निकालेगा। तो यहाँ तो वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज है, और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मार्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दिगर कर्जों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं, मार्गेज का भुगतान करने के बाद भी। जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। यह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है और आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान है चुके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यवर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्द ही ज्यादा पैसा डाल दें तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी और आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे संपत्तियां खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।